हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम 9 बजे अपने जीके जीएस का रिवीजन करते हैं और हम लोग 30 मिनट में 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। या ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेशन होगा वो गागर में सागर जैसा आपको प्रतीत होगा। आपके लिए भी चैलेंजिंग है कि एक सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री भूल जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटी भूल जाते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो साइंस भूल जाते हैं। तो हमने एक आपकी तैयारी को देखते हुए हम भी इसी तरह से तैयारी किए हैं। यदि हम सफल हैं तो मैं बता सकता हूं कि इस तरह से तैयारी करके आप अपने रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट को पीछे छूटने से आप उसे रोक सकते हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट सबको आता है, लेकिन यदि आप टाइम पे रिवीजन नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल से पढ़ना निरर्थक है ना, किसी किसी काम का नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कितनी चीज़ें याद रहती हैं। आपको एक टाइम पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे अपने दिमाग में सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल याद रखना, तैयार करके जाना होता है और एक ही टाइम पे उसको निकालना होता है एग्ज़ाम टाइम में। यही सबसे बड़ा खेल है। जो कर लिया वो आज सर्विस कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो आप आज भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में हम लोग 30 मिनट में 150 क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। यदि अपने कैरियर को लेकर के बिल्कुल से गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो इस सेशन को आप पूरा देखिए, नहीं तो आप प्लीज़ 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 इस सेशन को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जितने लोग भी सेशन में जुड़ते हैं डेली, वैशाली मैम, पिंकी मैम, विजय काली शंकर और राकेश जी, विदित प्रभाकर, ओम सर और काम्या मैम, आप सब स्वागत है। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही आसानी तरीके से है ना, ये सवाल होगा हमारा, इसे आप कीजिए और साथ ही साथ में आप ये बताइए कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। आई होप इसका आंसर तो सबको पता होगा, है ना, नो डाउट। सबके कमेंट भी आ रहे होंगे क्या इसका आंसर होगा। तो हम लोग और भी देख लेते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 पावर के 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसे कहते हैं पास्कल। एग्जैक्ट डाटा आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। या फिर इसे हम कहते हैं एक बार। बार भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। कभी कभी ये भी पूछा था रेलवे में कि एक बार बराबर क्या होता है, तो आप याद रखना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है, पास्कल। या फिर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ये भी होता है कि 10.33 मीटर हाइट ऑफ वाटर, या फिर 760 मरकरी कॉलम, या फिर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इतना मान होता है, याद रखना। बैरोमीटर क्या करते हैं? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और एक बात और याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब, जो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टार्सली ने किया था। ये भी बात आप याद रखना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो आधी तूफान, है ना, आधी तूफान आने की संभावना होती है। और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो फिर वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, और धीरे धीरे जब पैरामीटर जब ऊपर चढ़ता है तो फिर मौसम साफ होने की संभावना होती है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं हम? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, है ना। आपेक्षिक घनत्व मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल यहाँ से करेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे नहीं होगा। हमने जो टारगेट किया है ना, 30 मिनट में 150 क्वेश्चन। देखिए कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो आपको इसी क्लास में इसे आप रिवीजन मान लीजिए, अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस इस सेशन को डेली आप जब सेशन होता है तब देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्लास मिस हो जाती है। जैसे आज मेरी नाइट सर्विस लगी हुई है। ठीक है, तो चूँकि गवर्नमेंट सर्विस है तो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए
फिर भी आप निश्चिंत होकर इस क्लास को देखिए, आपका A to Z पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 1940 की बात करें तो 1940 में एक घटना बहुत पॉपुलर होती थी, अगस्त प्रस्ताव। क्या है? अगस्त प्रस्ताव, याद रखना। ठीक है ना। और 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से एक मुस्लिम देश बनाने की मांग करने लगे, जो देश आज भी वर्तमान जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग करने लगे। 1942 में एक घटना बहुत पॉपुलर है, याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। याद रखना, जब जितना बता रहा हूँ सब पेपर में आया है। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इस तरह से आराम हराम है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये सब जितने नारा है पेपर में आते हैं। ठीक है। 1945 में बेबेल योजना आई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधान सभा का गठन हुआ था। 3 सदस्य थे, कौन कौन से? A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। 3 जून 1947 को क्या आया था? माउंट बेटन योजना आई थी। 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना, जो रिंग ऑफ फायर है हमेशा यहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं देखी जाती हैं, तो इसे एक कहाँ पे स्थित? प्रशांत महासागर। तो याद रखना प्रशांत महासागर। ठीक है ना, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर यही प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखना। कुछ चीज़ें याद करवा रहे थे आपको। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 50, 100 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में है नागरिकता के संबंध में, है ना। तो भारत में नागरिकता आप कितने प्रकार से ले सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन से? जन्म से ले सकते हैं नागरिकता, वंश परंपरा से, है ना, और क्षेत्रीय विस्तार से, और क्या होगा? आप पंजीकरण के तहत भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक और क्या बच गया? बताइए जल्दी इस कमेंट बॉक्स में। और 3 तरह से नागरिकता आपकी जा सकती है। पहला, स्वेच्छा से आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। दूसरा कि स्वेच्छा से आप भारत की नागरिकता त्याग दें, तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। या तीसरा है कि आप दिवालिया घोषित हो जाएं, या आपका जो गतिविधि है सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र के हित में ना हो, है ना, राष्ट्र के खिलाफ हो, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में, तो अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, क्योंकि कार्यपालिका स्वतंत्र होकर अपना काम करे, न्यायपालिका स्वतंत्र होकर निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करे। ठीक है। 100 में क्या है? 100 में है हमारा निर्णायक मत। किसका? लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत। ठीक है। जब मतों की संख्या बराबर हो जाती है सदन में, तो लोकसभा स्पीकर अपना मत दे करके उस विधेयक को पारित करता है। तो जिस अधिकार में उससे वो मत देता है, उस अधिकार को हम निर्णायक मत कहते हैं, और ये अनुच्छेद 100 के तहत होता है। सामवेद को पढ़ने वाले को पुरोहित को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। याद है कि नहीं? उदात्री। और एक बात और याद रखना कि जो हमारे पास 4 वेद हैं, एक हमारे पास ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होत्री कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं और 10,462 क्या है हमारे पास? ऋचाएँ हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो याद रखना, विलियम हार्वे ने की थी। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है, याद रखना। आगे चलें। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाने वाला देश कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना कि मध्यरात्रि का जो सूरज है उसे हम कौन से देश को कहते हैं? तो ये होता है हमारे पास, सब लोग बिल्कुल सही। विजय शंकर काली जी, वैशाली मैम, राकेश जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट होगा आंसर नॉर्वे। हमने कहा था जब भी कोई कंट्री आएगा तो आपको कैपिटल और करेंसी तुरंत याद करना। जैसे हमने बताया स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, करेंसी यहाँ पे क्रोना चलती है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। आई होप एक ही नियम है CCC। देखते हैं कैसे नहीं प्रश्न निकलता है, कैसे नहीं प्रश्न बनेगा एग्जाम में।
है ना। विश्व के सभी देश मैं इसी से याद करा दूंगा। निश्चित रूप से एक एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको हजारों हजार विद्यार्थियों से आगे कर देगा, है ना। जरा सोचो, जिसका 0.25 नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन पे क्या बीतती होगी, ठीक है। इसलिए एक भी मत छोड़ो कि नहीं इतना याद करेंगे तो जाके 1 नंबर होगा, इसे स्किप कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारे पास। कूनो असम में है ना। तो असम के जितने नेशनल पार्क है तुरंत याद कर लीजिए। तो असम में नेशनल पार्क है हमारे पास काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रूगंज, साइखोवा, ओरंग, देहिंग पटकई और एक हमारे पास कूनो, है ना। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक बात याद रखना, अनुसूची 5 में क्या है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूची 5। भारत में कितने अनुसूची हैं, भारतीय संविधान में 12। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर हुआ। पृथ्वी की क्रस्ट के कितने प्रकार के हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट जो है हमारे पास 2 प्रकार के हैं। एक होता है हमारे पास महासागरीय क्रस्ट, है ना, महासागरीय क्रस्ट। एक होता है हमारे पास महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी किन 2 प्लेटों के बीच पाई जाती है, तो आप याद रखना, जो क्रेस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। यदि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें तो उनमें से आपको 3 तरह से असमर्थता दिखाई देगी, जिसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। और कोर में क्या होता है, नीफे, निकिल और फेरस होता है, ठीक। आगे चलें। पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पेपर में आया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आपको बता दूं कि जो हमारे पास 1 मिलियन में हमारे पास कितना होता है, जल्दी बताओ। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 3.5 बिलियन। तो पृथ्वी, और एक बताओ कि 1 बिलियन में कितना होता है और 1 मिलियन में कितना होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो आप। पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं, 3.5 बिलियन, है ना, ऐसा जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड हमारे पास 14.5 बिलियन वर्ष। तो ब्रह्मांड पूछेगा तो आप क्या ट्रिक करोगे, आप 14.5, और पृथ्वी पूछेगा तो आप 3.5 टिक करोगे, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में घटना पूछा जाता है कि चौरी चौरा जो घटना है वो किस समय हुआ था। तो आपको याद रखना 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना हुआ था, ठीक है। 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1930, 1931, 1932 क्या हुआ था, राउंड टेबल, मतलब गोल मेज सम्मेलन। क्या होता है, गोल मेज सम्मेलन। यहाँ सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखना, शिक्षा वह सेनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 1931 वाले में, इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये भी प्रश्न आ गया है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये हमारे पास राजस्थान में। रणथंभौर, डिजर्ट दर्रा, सरिस्का, ये सब कहाँ है, सब नेशनल गुजरात राजस्थान में है। रणथंभौर, डिजर्ट सरिका, है ना, ये सब कहाँ पे है, राजस्थान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, 72, 85 में क्या है, 61 में है कि जब राष्ट्रपति पे हम महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। तो यदि वह संविधान पे अतिक्रमण करता है तो उस पर हम महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा कहीं से शुरू हो सकती है। पीसीएस में इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार क्या है, तो आपको बता, आधार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, आधार है संविधान पर जब अतिक्रमण होता है। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की एक न्यायिक शक्ति है जिसके तहत किसी भी अपराधी को वो क्षमा कर सकता है, या फिर उसके जो सज़ा है उसको कम कर सकता है, या आजीवन कारावास है तो उसे उसे बदल सकता है, प्रकृति परिवर्तन कर देगा।
है ना, या फिर मतलब कि जो सज़ा है उसको परिवर्तन कर सकता है। 85 में क्या है, 85 में है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का याद रखना सरला। 79 में क्या है, संसद। 80 में क्या है, राज्यसभा। 81 में क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा विघटित हो जाती है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है। हवाई जहाज को उड़ने के लिए कौन सा मंडल अनुकूल रहता है, तो याद रखना समताप मंडल, है ना। समताप मंडल क्या होता है, अनुकूल रहता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ताप समान होता है। एल्युमिनियम आयरन कापर में कितनी सजगता होती है, एल्युमिनियम में 3+ होता है, आयरन में 2+ होता है, कापर में भी 2+ होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे चलें। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो याद रखना जब पृथ्वी की परिधि की हम बात करेंगे तो पृथ्वी की परिधि हमारे पास याद 2πr आप निकाल सकते हैं, है ना। 2 × 3.14 इंटू आर का मान कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आएगा हमारे पास 40,000। और वहाँ पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, एक बार कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। पृथ्वी का जो रेडियस होता है कितना है हमारे पास, रेडियस 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 किग्रा, है ना। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, औसत 5.5 × 10 पावर कितना 3 kg/m³, ठीक है। और यदि हम बात करें पृथ्वी के लिए अब जो पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किमी/सेकेंड। यहाँ तक पॉइंट सब याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये फिर से आ गया क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे, है ना। ये जो कूनो नेशनल पार्क है ना, एक कूनो नेशनल पार्क जो है हमारे पास फ्लो में बह गए, ये कहाँ पे है, एमपी में है। तो एमपी में कौन कौन से, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा वन विहार और कूनो नया है ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया था। करंट अफेयर्स आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। फिर से, माधवगढ़, बांधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा वन विहार और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। सॉरी अब इतने चीज़ को एक ही जगह समाप्त करना होता है ना, थोड़ा सा दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं है। काजीरंगा की बात करें तो एक यहाँ पे हमारे पास असम में है, तो असम की बात कर ले तो ही हो जाएगा हमारे पास काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रूगंज, साइखोवा, ओरंग। और यहाँ पे जो नया बना है क्या नाम है, देहिंग पटकई। जो नया बनता है ना वही थोड़ा सा दिमाग से छूट जाता है। देहिंग पटकई यहाँ पे नया है और कूनो मध्य प्रदेश में नया है। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून, है ना। ऑक्सीजन के कितने अपर रूप हैं, 3 है। ऑक्सीजन है, ओजोन है, नवजात ऑक्सीजन है। नवजात ऑक्सीजन ऐसे और ओजोन O3। रॉकीज पर्वत कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4 मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए, टाइटन सबसे बड़ा किसका उपग्रह है, तो ये बात आप याद रखना। तो जो टाइटन होता है हमारे पास किसका उपग्रह होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ड्यूटी जाने का बस समय हो ही रहा है। टाइटन किसका उपग्रह है, ये है हमारे पास शनि का। तो उपग्रह की बात कर लें तो याद रखना आप 59, 62, 69 सबसे ज़्यादा किसका है, ये हमारे पास बृहस्पति का। सबसे बड़ा क्या है, गैनीमीड, याद रखना। 62 किसका है, शनि का। सबसे बड़ा क्या है इसमें, टाइटन है ना। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह, क्या नाम है इसका, चंद्रमा, है ना। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह, 2 उपग्रह, फामोस और डीमोस। बुध और हमारे पास शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण तिथियों में फिर आपका स्वागत है। ये देखिए 1917, 1918, 1919 की घटनाएं हम बताएंगे आपको, ठीक है। 1917 में क्या क्या हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, है ना। 3 कठिया नील की खेती, एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण आंदोलन या 3 कठिया नील की खेती। 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था। कौन कौन सा लिख देते हैं यहाँ पे भैया, क्या बुरा मान गया, ठीक है चल रहा है। खेड़ा आंदोलन, और एक हुआ था हमारे पास बारदौली। बारदौली कहाँ, ये अहमदाबाद में जो मजदूर थे ना उनके लिए आंदोलन किया गया था, और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, ठीक है। 1919 में 3 घटना याद रखना। पहला तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा हंटर आयोग, है ना, तीसरा हंटर आयोग, और चौथा क्या था हमारे पास, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 की 4 घटनाएं, चारों प्रश्न बनता है। कभी आ जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 13 अप्रैल 1919। कभी प्रश्न में ये आ गया
कि हंटर आयोग कब आया था, कब गठन किया गया था, तो कहोगे आप 1919। फिर कहोगे मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था, तो आप कहोगे 1919। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो क्या कहोगे आप 1919। तो आप यहाँ से 4 क्वेश्चन होंगे, कैसे 300 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आप कभी नोट कर लेना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारे पास उत्तर प्रदेश में है ना। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और 148 में क्या है, तो 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी क्या है, अनुच्छेद 76 में है। और 148 में क्या कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वायुमंडल में कितनी परतें विद्यमान है, वायुमंडल में 5 परतें विद्यमान हैं। कौन कौन सी सर, बताओ। तस्मीन, बस एक ही नाम याद रखना है, तस्मीन। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यन साइलेंट है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, मीजोस्फेयर मतलब मध्य मंडल, आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल, एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल। शून्य समूह की तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो शून्य समूह की तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। तत्व कौन कौन से हैं, याद रखना थोड़ा सा। शून्य समूह के तत्व कौन कौन से हैं, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान, ये सब क्या है, शून्य समूह के तत्व हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान। किस महासागर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो ये बिल्कुल से इम्पोर्टेंट है, याद रखना। किस महासागर से, जल्दी बताओ आंसर। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, है ना, जल्दी बताओ। सब मैं ही बता दूंगा, आप थोड़ा सा एक पार्टिसिपेशन तो दिखाइए, एक कनेक्टिविटी तो दिखाइए। बताइए इसका आंसर क्या है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मतलब GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, इन दोनों के बीच में यदि हमारे पास ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यदि हमारे पास ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो ये कितना होता है, तो सर ये होता है हमारे पास 42.5 डिग्री, है ना। यदि यहाँ पे इनमें और इनमें की बात करें, तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT टाइम से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। इसका मतलब कि यहाँ पे यदि हमारे पास 4 बज रहा है, 4 PM हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 9:30। भारत में कितने बजेंगे, 9:30 PM बजेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। 1 डिग्री में कितने अंश पृथ्वी घूमती है, 4 मिनट घूमती है, याद है कि नहीं, है ना। 1 माह में सूर्य कितनी दूरी तय करता है, 8 अंश दूरी तय करता है, 8 अक्षांश, और है ना। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताओ हमारे पास, ठीक है। इसको नहीं बताएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि आप भी तो कुछ मेहनत करो यार, नहीं करोगे, चलो कोई नहीं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनका नाम था क्या, सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल क्या थी, सरोजनी नायडू, है ना। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। रेडियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। लोकसभा की स्पीकर कौन थी पहली महिला के रूप में, तो पहले नंबर पे कौन थी, मीरा कुमार। क्या नाम था उनका, मीरा कुमार। और दूसरी महिला कौन थी, सुमित्रा महाजन। लेकिन पूछे कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो याद रखना गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। क्लियर। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। भाग 18 में क्या है, आपातकाल उपबंध। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया है ना, अफ्रीका से लिया गया है, ठीक। POP क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CA, है ना। इसका भी कमेंट बॉक्स में छापो, इसका आप इसका जल्दी से। कैल्शियम सल्फेट, यार क्या कमेंट बॉक्स में छापो। हाफ मोल ऑफ वाटर, यही बात है, बस याद रखना बस, ठीक है। हाफ मोल ऑफ वाटर, सुनो, ये हाफ मोल ऑफ वाटर मतलब 1/2 H2O लिखना जरूरी है, रेलवे जेईन पूछा गया था, ठीक है। यदि आप यहाँ केवल H2O कर दोगे, जिप्सम बन जाएगा। मंगल कितने उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फामोस और डिमोस। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। क्या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 1915 में प्रस्तावित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था,
है ना। तो ये 1912 से 1915 तक की बातें थी हमारे पास, ये किए थे हमारे पास वेगनर भाई साहब ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास जो महाद्वीप आज जो 7 टुकड़ों में आप देख रहे हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब कभी एक हुआ करते थे। कभी क्या थे, जो छोटे छोटे आपको इतने दिख रहे हैं ना महाद्वीप, ये कभी एक हुआ करते थे। इसका नाम क्या था, पेंजिया। याद रखना, इसका नाम क्या था, पेंजिया। और एक बात और सुन लो, ये जो पेंजिया था ना, एक विशाल जल राशि से घिरा हुआ था। जैसे आप आज 5 महासागर देखते हो, 7 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। उस समय इतने महासागर नहीं थे, सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम क्या था, पैंथलासा। क्या नाम था, पैंथलासा। अरे पिंकी नोट कर लो, नहीं भूल जाओगी, पैंथलासा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंजिया पैंथलासा याद करना, ये लो महत्वपूर्ण थी। कितना के क्यों नहीं का सिलेक्शन होगा भाई मेरे। 1885 याद रखना। कांग्रेस की स्थापना कौन किया था, एवो ह्यूम्स, है ना। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। और वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 1905 में क्या था, 1905 में बंगाल का विभाजन कौन किया था, करजन ने किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जहाँ पे गरम दल नरम दल अलग अलग हुए थे। याद रखना, जो हमारा भारतीय आंदोलन में आप दो तरह की कैटेगरी देखोगे, एक गरम दल के नेता और एक नरम दल के नेता। जैसे हम बात करें लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, है ना, ये किस कैटेगरी के थे, ये गरम दल थे भाई। वही नरम दल की बात करें तो जैसे महात्मा गांधी नरम दल के नेता। ठीक है। अब 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए, एक हो गए। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, और महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1925 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन होता है वो कानपुर में होता है, और यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू, वहीं जिनके उपलक्ष्य में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और फार्मूला क्या है, अणुसूत्र K2SO4 इंटू L2SO4 का थ्रायस इंटू 24 मोल ऑफ वाटर, 24H2O। भारतीय संविधान में भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच में संबंध। 15 में क्या है, निर्वाचन। 18 में क्या है, आपातकाल उपबंध। संविधान के भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। ये सब सभी सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नहीं याद करना है मत याद करो, जब नहीं सिलेक्शन होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है हमारे पास एड्स के मरीज के लिए, एड्स, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म पता हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये बात याद रखना। और साथ ही साथ में एक बात और याद रखना, 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार प्लीज़ आप गूगल करके सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, एड्स। एलिसा टेस्ट याद रखना। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है ना, जल्दी बताओ सब लोग, कम तापमान के मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे पास। तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। फायदोमीटर, हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, समुद्र की गहराई फायदोमीटर। पीजोमीटर क्या करते हैं, किसी पाइप में यदि फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड मतलब कि यदि द्रव जा रहा है या फिर गैस प्रवाहित हो रही है तो इसमें हम दाब मापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रायोमीटर। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, क्रायोमीटर। बाकी मैंने ऑप्शन को डिस्कस कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। ये लीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम्स किए थे, याद रखना, है ना। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है संघ एवं राज्य। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। भाग 4 क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा है, 51A। इन सब के अनुच्छेद यदि पता हो कमेंट बॉक्स में छापो कि यस सर हमें सारे अनुच्छेद जितने आप बताए हैं सब रटा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स। रासायनिक नाम भी याद रखना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स। पेपर में आया था एक बार SSC JEE में कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, या फिर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स का व्यापारिक नाम क्या है। व्यापारिक नाम क्या होगा जो हम लोग यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। पृथ्वी का ध्रुवीय एवं भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, तो ध्रुवीय की बात करें तो 12,700
12 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा की बात करें तो 12,756 किलोमीटर हमारे पास किलोमीटर इसका व्यास होता है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होता है? 44 किलोमीटर। ये भी प्रश्न में आ चुका है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि एक हमारे पास कैसी है? एक यांत्रिक तरंगे हैं, और भी क्या है हमारे पास? अनुदैर्ध्य। क्या है हमारे पास? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ध्वनि तरंग की प्रकृति। ठीक है। आंतरिक ग्रहों की संज्ञा किसने दी थी? तो पता है कि जो सूर्य के पास होंगे वो आंतरिक ग्रह होंगे, जो दूर होंगे उसे हम बाह्य ग्रहों की संज्ञा देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से खेलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ तक कंफर्म हुआ? बताओ। और जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाओं की कैसे होती हैं? दीर्घ वृत्ताकार। और समयावधि क्या होती है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कैपलर के नियमानुसार। याद रखना, कैपलर ने बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? जैन धर्म में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो क्या नाम था इनका? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है ना। प्रतीक क्या था इनका? सिंह। और प्रथम वाले का सांड। भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 8, 9A, 9B में क्या है? तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन इससे बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चन, एक ही साथ नहीं आएगा। हमने एक ही में समअप कर दिया है। ठीक है, एक ही में समअप कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जैसे पूछ दिया भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या कहो है, तो क्या कहोगे आप? सर इसमें संघ है। कभी प्रश्न आ गया भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या है? राज्य है ना। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? तब संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? प्रश्न आ चुका है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न आ चुका है। 9 में क्या है? तो आप क्या कहोगे? सर 9 में क्या है? पंचायत है। 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। 9B में क्या है? सहकारी समितियाँ। बस हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में किसका घनत्व अधिक है? ऑफकोर्स महासागरीय प्लेट का। क्यों? क्योंकि महासागर इतने गहरे हैं कि आप हिमालय पर्वत को उठा के उसमें रख दोगे ना तो भी हिमालय पर्वत डूब जाएगा। मेरियाना गर्त जो कि सबसे बड़ा गर्त है 11,000 किलोमीटर, जबकि हिमालय पर्वत की चोटी का नाम क्या है? कितना है? 8,885 किलोमीटर, जबकि मेरियाना गर्त 11,000 किलोमीटर। चुपचाप उठा के हिमालय को यदि उसमें रख दोगे ना तो भी पता नहीं चलेगा हिमालय का, इतना गहरा है। तो इसके ऊपर पानी है, तो सोचो उसका भार कितना होगा। जब भार ज़्यादा होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताओ। पापा काम सोते हैं। पापा काम क्या होगा? पापा काम पर सोते हैं। तो एक सोने की बीमारी होती है ना, जो ट्रैपेजोमा करके एक परजीवी होता है उसकी वजह से होता है। तो एक हो गया हमारे पास सोने की बीमारी, किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से, है ना। और एक हमारे पास होता है मलेरिया। देखो काला ज्वार, मलेरिया। तो मलेरिया से क्या होता है? मलेरिया भी परजीवी से होने वाले रोग हैं। का से काला ज्वार भी क्या होगा? काला ज्वार भी परजीवी से होने वाला रोग। पापा मतलब पायरिया, है ना, ये भी किसकी वजह से होता है? परजीवी की वजह से। ठीक है, तो याद रखना पापा काम पर सोते हैं। ठीक, आगे चलें। ये सबसे आखिरी सवाल है हमारा। हमारे सौरमंडल में के आकार में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सबसे आसान सवाल हो गया। हमने आपको बताया था कि यदि हम बात करें सूर्य का तो दूरी के हिसाब से कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमको तो आप हटा दिए हो, ठीक है, क्योंकि बौना है वो। और जब हम बात करें साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा है? 5वां नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5वें नंबर का ग्रह होगा। और कुछ चीज़ें याद रखना है यहाँ पे कि इसमें से केवल बुध, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और बुध, शुक्र पूरब से
पश्चिम चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम, और बाकी पश्चिम से पूरब। ठीक, ये हमारे पास आखिरी है हमारे पास है। तो आप देखेंगे दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी, है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद, है ना, और ये आपको पता होगा जब तराइन का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध तराइन का युद्ध 1191 में, किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो मोहम्मद गौरी किस तरह से भाग जाता है, हार जाता है ना। अब 1192 में फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 49 और 50 में क्या है, अनुच्छेद 49 में क्या है कि राज्य ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों एवं धरोहरों की, ऐतिहासिक धरोहरों की संरक्षण प्रदान करेगा, है ना, सुरक्षा प्रदान करेगा। 50 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई थी, तो याद रखना रावेपैका। तो पहला कहाँ हुआ था, राजगृह, है ना, पहला नंबर राजगृह, दूसरा वैसे वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में, दूसरा पूछा होता तो वैशाली, तीसरा पूछा होता तो पाटलिपुत्र, चौथा पूछा होता तो कुंडलवन। पैंथलासा क्या है, आपको मैंने बताया था, जो पैंथलासा होता है, सबसे पहले जो आप जितने भी महाद्वीप देख रहे हो, महाद्वीप कभी एक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, पेंजिया चारों तरफ किससे घिरा था, एक विशाल जलराशि से, जिसका नाम क्या था, पैंथलासा। तो पैंथलासा क्या होगा, एक हमारे पास विशाल महासागर, क्या होगा हमारे पास, विशाल महासागर। अम्ल क्षार की अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, तो क्या बनता है, लवण और पानी बनता है, क्या बनता है, लवण और पानी, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई होप मेरे दोस्तों यही हमारा सेशन बिल्कुल ख़त्म होता है। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा। और यदि ये मेरा इफ़र्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और हम लोग कम टाइम में, एक इस क्लास का एक खासियत रहेगा, तो कम टाइम में हम लोग ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट को समअप करके चलेंगे, आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है, क्योंकि मेरी बोलेरो भी आ गई है। ठीक है, मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा अपने ऑफिस। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।